हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर। और वह टॉपिक है कक्षा 8वीं से, विषय है सामान्य विज्ञान। और हमारा आज का घटक है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 3, बल तथा दाब। इसका भाग दूसरा देखेंगे आप। लेसन नंबर 3, फोर्स एंड प्रेशर, पार्ट 2। और हमारा आज का घटक होगा संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए हम शुरू करें अपना घटक। और उसके पहले हमने जो चर्चा की है उसको जान लेते हैं। हमने पिछले लेसन में देखा बल का अर्थ, मीनिंग ऑफ फोर्स, बल क्या है। और उसके बाद हमने देखा संपर्क व असंपर्क बल, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो बल के प्रमुख प्रकार को हमने इन 2 गठों में विभाजित किया था। तो हमने समझा था कि किसी भी प्रकार के से किसी पिंड या वस्तु को खींचने के लिए, आकार बदलने के लिए, उसकी गति कम करने के लिए, रोकने के लिए या दिशा बदलने के लिए जो भी जोर लगाया जाता है उसे हम बल कहते हैं। तो यह जो एक राशि है यह बल कहलाता है। और हमने बलों का विभाजन 2 घटों में किया था। एक तो प्रत्यक्ष संपर्क के कारण प्रयुक्त बल, जिसे हम संपर्क बल कहते हैं, और एक बिना संपर्क के यानी बीच में दूरी हो तो भी प्रयुक्त बल हो, जिसे हमने असंपर्क बल विभाजित किया था। तो ये 2 प्रमुख मुद्दों पर हमने चर्चा कर ली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ उदाहरण को देखेंगे और अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसमें बल यह प्रमुख मुद्दा है हमारा। देखिए इस घटना को और देखिए ऐसा क्यों होता है। टेबल है, टेबल पर एक हमने धागा या रस्सी लटका दिया, उस पर एक बॉक्स का बेस है उसको हमने चिपका दिया रस्सी पर। और यह बॉक्स अपनी जगह पर स्थिर है क्योंकि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, वो अपनी जगह पर है। उस रस्सी पर दोनों तरफ समान द्रव्यमान वाले वजन लटका देते हैं जिससे वह नीचे खिंचता है यानी बल लगता है। दोनों तरफ बल लग रहे हैं, दोनों समान है। एक F1 है, एक F2 है, दोनों समान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आसानी से स्थिर अवस्था में ये लटके हुए हैं। बॉक्स भी वहीं पर है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कुछ नहीं हिल रहा है, मतलब ये संतुलित बल लगा हुआ है, कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही हम दूसरा बल F2 है इसको कम करते हैं, छोटा गोला वजन कम कर दिए, अब क्या होगा? अब जो है F1 का वजन बढ़ा हुआ होगा तो धीरे धीरे बॉक्स सरकेगा F1 की ओर। क्यों सरका ये? क्योंकि F1 की तरफ बल ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ पर असंतुलित हुआ। तो इस तरह से ये घटना हो गई। और ये किस तरफ सरका? जिस तरफ अधिक बल था। तो कम और अधिक बल होने के कारण यह जो बल लगा बॉक्स पर वह एक असंतुलित बल लगा, जिसके कारण हमें मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट दिखाई दिया। तो संतुलित और असंतुलित बल आपको समझ में आ गया है। असंतुलित बल मतलब जब बल कम अधिक मात्रा में हो जाए तो वह असंतुलित हो जाता है। तो बॉक्स पर बल कितना लगेगा? दोनों बल के बराबर नहीं,
दोनों बल के अंतर के बराबर। अगर F1 10 है, F2 8 है, तो अंतर हुआ 2, तो बॉक्स पर 2 बल लगा। 2 इकाई जो भी है न्यूटन, उतना बल लगेगा। तो दोनों तरफ बल यहाँ पर विपरीत दिशा से खिंच जा रहे थे, तो अंतर के बराबर बल लगा, यानी 2 लगा। और एक उदाहरण देखते हैं। यह खेल रस्सी खींच वाला खेल, निश्चित है आप लोग ने भी खेला होगा। और अगर बल समान रहे तो रस्सी न यहाँ सरकती है न वहाँ सरकती है, उसी जगह पर रहती है। तो ये संतुलित बल रहे, बिना बल कम ज़्यादा किए तो रस्सी वैसे का वैसे ही होगा। जैसे ही बल कहीं अधिक लगेगा, रस्सी उस ओर खींची चली जाएगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं अभी संतुलित बल, एक लड़का और बढ़ गया और जोर लग गया तो क्या होगा? रस्सी कहाँ सरकेगी? राइट साइड में सरक गई, क्योंकि यहाँ पर 4 बच्चों का बल अधिक बल लग गया। तो अधिक बल की दिशा में रस्सी सरकती है। जिस तरफ अधिक बल है उसी तरफ यह सरक गया। और यहाँ पर असंतुलित बल है, दोनों तरफ से बल लग रहा है विरुद्ध दिशा में। एक लेफ्ट की तरफ बल लग रहा है, एक राइट की तरफ बल लग रहा है। तो इस रस्सी पर जो सरकने का बल लगा वह कितना लगा? दोनों बलों के अंतर के बराबर। चलिए और एक उदाहरण देखते हैं। ये बस खड़ी है, एक लड़का ढकेलने की कोशिश कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक लड़के ने बल लगाया, बस थोड़ी सी हिली, कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा व्यक्ति भी आकर जोर लगाता है तो बस धीरे धीरे सरकने लगती है। और तीनों जन एक ही दिशा में ढकेल रहे हैं, इसलिए गाड़ी पर, वाहन पर बल 3 गुना लग गया, तीनों का मिला के लग गया। तो गाड़ी को एक व्यक्ति की अपेक्षा अधिक व्यक्ति मिलकर आसानी से सरका सकते हैं, ये हमने देखा। क्यों सरका सकते हैं? और वो कहाँ सरकती है? तो बल जिस दिशा में लगाया जा रहा है उसी दिशा में गाड़ी सरकती है। और ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि गाड़ी पर जो बल लगा वो तीनों बल का योग के बराबर हुआ। यहाँ विपरीत दिशा नहीं है, जिस दिशा में तीनों बल एक ही दिशा में लग रहा है, एक ही दिशा में लगने से बल जुड़ जाते हैं। और विपरीत दिशा में बल लगने से बल का अंतर ही होता है उनका रिजल्टेंट फोर्स। तो इन तीनों उदाहरण में हमने क्या पाया कि यदि एक ही पिंड पर, वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा में लगाए जाएं तो पिंड पर प्रयुक्त बल का जो परिमाण है वह उन दोनों बल के अंतर के बराबर होता है। विपरीत दिशा में है इसलिए बलों का अंतर ही परिमाण होगा बल का। तो विपरीत दिशा में दोनों बल के अंतर के बराबर होगा प्रयुक्त बल। और यदि एक ही पिंड या वस्तु पर कई बल एक ही दिशा में लगाए जाएं तो उस पिंड पर प्रयुक्त बल का परिमाण उन सभी बलों के योगफल के बराबर होता है। मतलब जितने भी बल लगे एक ही दिशा में सबको जोड़ देंगे, तो एक ही दिशा में है तो बलों का योगफल हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा बल उस पर लगेगा सब मिलाकर। तो हमने देखा कि बल का जो परिमाण है उसको बल को व्यक्त करने के लिए जो परिमाण है वह तो जरूरी है, लेकिन दिशा भी बहुत ज़रूरी है। विपरीत दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो उससे बल का जो परिमाण में परिवर्तन आ सकता है। तो इसलिए दिशा और परिमाण दोनों को मिलाकर ही हम बल को व्यक्त कर पाते हैं। और इसलिए इसको हम कहते हैं सदिश राशि, जहाँ पर दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बल कैसी राशि है?
सदिश राशि है। चलिए और एक उदाहरण लेते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। हमने बल देख लिया, संतुलित और असंतुलित बल। असंतुलित बल लगने पर हमें परिणामी बल जो है वो मिलता है और पिंड में स्थान परिवर्तन होने की संभावना बन जाती है। चलिए, ये एक बड़ा सा गोला है और यह सड़क पर स्थिर खड़ा है और कोई व्यक्ति उसके पास खड़ा हो कितने भी देर, वह गोला बहुत देर तक ऐसे ही अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। लेकिन अगर कोई उस पर बाहर से बल लगाता है, उस गोले पर, जैसे कि यह व्यक्ति उसे उस पर बल लगा रहा है, तो क्या होगा? ये गोला मूव करने लगेगा और बहुत अधिक बल लग गया, गोला गति करता हुआ आगे ही बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। मतलब पहले तो वो गति नहीं किया और जब गति कर रहा है तो वह रुकने का नाम नहीं लेगा जब तक कि इसे और कोई बल लगाकर रोका न जाए। यह एक सामान्य प्रयोग है। यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि इसमें और कोई बल इसको रोकने का कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पर ज़मीन पर रगड़ रहा है, घर्षण बल काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके रुक सकता है। लेकिन घर्षण बल भी न हो, मान लो ये हवा में निर्वात हो, तब ये गोला चलता ही जाएगा जब तक कि उसे अलग से रोका न जाए। तो यदि पिंड पर कोई भी बाह्य बल न लगे शुरू में, तो वह हमेशा क्या रहना चाहता है? अपनी जगह पे स्थिर रहना चाहता है, पहली बात। लेकिन अगर वह गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहता है, यानी चलता हुआ पिंड चलना ही चाहता है और रुका हुआ पिंड रुके ही रहना चाहता है। इसी को इसका जड़त्व का गुणधर्म कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व मतलब कोई पिंड जैसी स्थिति में है वैसे ही रहना चाहता है। अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है, और अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। इसे जड़त्व का गुणधर्म कहते हैं। और यह जड़त्व जो है किसी पिंड में 3 प्रकार से दिखाई दे सकता है। जैसे कि ये गाड़ी, इस पर एक बॉक्स रखा है, तो बॉक्स अपनी गाड़ी पर स्थिर रहेगा, वह हिलने डुलने वाला नहीं है। गाड़ी भी खड़ी है, बॉक्स भी अपनी जगह पर खड़ा है, यानी विरामावस्था में आराम कर रहा है वह। इसको कहते हैं विरामावस्था का जड़त्व, अर्थात वह अपनी जगह पर अपने आप परिवर्तन नहीं करने वाला है। चलिए अब देखते हैं, एक गाड़ी के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और गाड़ी ने ब्रेक लगाया, क्या हुआ? ओह, फिर से देखिए, गाड़ी आ रही है और गाड़ी रुक गई, लेकिन बॉक्स आगे बढ़ गया, मतलब बॉक्स रुकना नहीं चाहता। तो यह गति का जड़त्व है, यानी बॉक्स में गति थी गाड़ी के साथ साथ, और गाड़ी तो रुक गई, लेकिन बॉक्स नहीं चाहता है कि मैं रुकूं। यानी गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहता है, इसलिए गाड़ी रुक गई, बॉक्स सरक गया और ज़मीन पे गिरने के कारण, घर्षण के कारण वह फिर जाके विरामावस्था पे आ गया। तो इसे कहते हैं गति का जड़त्व। आपने भी देखा होगा ना, बस में हम बैठे रहते हैं, ब्रेक लगती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं। ये गाड़ी ने टर्न मार लिया, राइट टर्न लिया, गाड़ी रुकी भी नहीं तो भी बॉक्स गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? इसे कहते हैं दिशा का जड़त्व। क्या होता है ये? ध्यान से देखिए, गाड़ी आई और गाड़ी जैसे ही मुड़ी, बॉक्स गिर गया। मतलब बॉक्स गतिशील तो रहना चाहता है, गाड़ी भी गतिशील थी, लेकिन गाड़ी ने दिशा बदल दी। बॉक्स दिशा बदलना नहीं चाहता, वो सीधा ही जाना चाहता था। तो इसे कहते हैं दिशा का जड़त्व। मतलब वो अपने आप अपनी दिशा को नहीं बदलना
चाहता या नहीं बदल सकता। वो सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाना चाहता है, रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है। इस तरह से ये 3 तरह के जड़त्व हमें मिलते हैं, विरामावस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो बच्चों, आज हमारी चर्चा यहीं तक सीमित रहेगी। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।